नाउ ये जो क्वेश्चन है स्टेप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, इसका आने का चांस बड़े क्वेश्चन में तो 16 मार्क्स का रहता है, क्योंकि ओवरहेड्स का चैप्टर सिर्फ थ्योरी का चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव्स में से 50 में से कम 5 या 8 मार्क का इस चैप्टर में से पूछना चाहिए। तो ये जो स्टेप्स है ओवरहेड्स का, अभी सपोजिटली तुम गणपति में वर्गनी जमा करने जाते हो, तो तुम क्या करोगे? लोगों से वर्गनी जमा करोगे, ठीक है, और फिर उसका खर्चा अलग अलग जगह करोगे। सो ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने के लिए पहले ओवरहेड्स कलेक्ट तो करना पड़ेगा कि भाई ये कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट में कुछ खर्चे अपन नहीं लेते, जैसे डिविडेंड इनकम टैक्स हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते हैं। सो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि कौन से खर्चे ओवरहेड्स में आते हैं वो बाजू में करो। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, सो वो वहां पे जाएगा। इनडायरेक्ट सारे खर्चे ओवरहेड्स में आएगा। देयरफॉर ओवरहेड्स के लिए सारे खर्चों में से जो ओवरहेड्स के संबंधित है वो तुम निकालो, बाकी छोड़ दो। डायरेक्ट मटेरियल छोड़ दो क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बाजू में कर दो। फिर जो खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते, जैसे कि रिजर्व, डिविडेंड, इनकम टैक्स, ये सब भी हम लेते नहीं है, उसको भी छोड़ दो। सो ओवरहेड्स के सारे डेटा कलेक्ट कर लो, ठीक है। अभी क्या होता है, एक कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, लेकिन उसको मदद के लिए कुछ मशीन खराब हो गई, तो तुम बार बार बाहर का मैकेनिक को बुलाओगे, तो मैकेनिक को फोन करोगे, वो अपने टाइम से आएगा, ठीक करेगा, तब तक प्रोडक्शन बंद रहेगा, मजदूर को पगार देना पड़ेगा, मशीनरी का डिप्रिसिएशन चालू रहेगा। तो इसलिए कंपनी को बहुत महंगा पड़ता है बाहर से मैकेनिक अपॉइंट करने। सो उसके लिए कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मदद के लिए एक सर्विस डिपार्टमेंट ओपन करती है, विच इज अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी खर्चा है वो तो प्रोडक्ट बनाने का खर्चे में सब जुड़ना चाहिए। क्योंकि यदि तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो सारे खर्चे तो उस प्रोडक्ट में शामिल होंगे, ठीक है ना। बाकी कितने भी खर्चे रहे, तुमने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, तुम 80,000 में तो बेचोगे नहीं। सो अल्टीमेटली जो भी खर्चे हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जाना है। तो जो ओवरहेड्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे दो डिपार्टमेंट्स मेन होते हैं। अभी क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत पड़ रही है, तो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन वर्कर की जरूरत पड़ रही है, तो प्रोडक्शन मैनेजर इंटरव्यू लेगा। ऑलरेडी प्रोडक्शन वाले बिजी रहते हैं, खास करके फार्मास्यूटिकल वाले तो 24-24 घंटा काम कर रहे हैं, काम का लोड इतना ज्यादा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले इतने बिजी रहते हैं, तो वो लोग बोलेंगे भाई अब लोगों का अपॉइंटमेंट भी हम करेंगे तो प्रोडक्शन कब करेंगे। तो कंपनी बोलती है ठीक है, हम तुमको एक एचआर का आदमी दिला देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को जवाबदारी देते हैं, वो ऑन योर बिहाफ कलेक्ट करेगा डेटा, या आदमी का अपॉइंटमेंट वो कर देगा। लेकिन तुम सोचो ना, सपोजिटली एक होटल है जहाँ पे तुम रह सकते हो, ठीक है, उस होटल में रूम का रेंट तुमसे लिया जाता है 5,000 रुपया, लेकिन जो खर्चे हैं होटल वाले रूम का माइनस करेंगे, जैसे कि उस रूम का इलेक्ट्रिसिटी ले लो, गद्दा या जो चादर बदलने का खर्चा, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट, ऐसे सारे खर्चे उस रूम में डालने पड़ेंगे अल्टीमेटली। उस रूम का साफ सफाई के लिए जो भी आते हैं वो भी तो उधर ही डालना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमारा क्या काम है कि खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बराबर जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड
एक बजाज कंपनी है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का नाम सुना है तुमने? बजाज इलेक्ट्रिकल्स का नाम सुना है तुमने? ये सुन। हाँ तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स में दो प्रोडक्शन होता है समझो। एक होता है पंखे और एक होता है ट्यूबलाइट। ऐसे दो डिपार्टमेंट है, ऐसा सोचो। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अभी ऐसा सोचो कि फैन में 10 लोग काम करते हैं और ट्यूबलाइट में 15 लोग काम करते हैं। अब कंपनी का पॉलिसी है कि जो ट्यूबलाइट बनाएगा वो फैन नहीं बनाएगा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्यूबलाइट का बनाने वाला वर्कर फैन में जाएगा नहीं। सो कैन यू आइडेंटिफाई कि भाई ये खर्चा वर्कर को जो पगार दिया जा रहा है, क्लियर कट ट्यूबलाइट डिपार्टमेंट का आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम लोग? यस और नो बताओ, आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस तो उसको एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं। इसमें मैं तुम्हारे कॉलेज का एग्जांपल दूंगा। तुम्हारे कॉलेज में बीबीए और 11-12 के टीचर सेम है क्या अलग है? तुम्हारे कॉलेज में 11-12 के टीचर बीबीए को सिखाते हैं क्या? बीबीए के अलग 6 टीचर रहते हैं? बताओ, बोलो। या एमबीए के टीचर और बीबीए के टीचर सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। तो कॉलेज वाले क्लियर एलोकेट कर सकते हैं कि 11-12 को अलग स्पेशलाइजेशन लगता है, बीबीए को अलग लगता है। सो कॉलेज एनसीईआरटी के हिसाब से 11-12 के टीचर को 80,000 रुपए का सैलरी देता है। ठीक है, सपोजिटली 6 टीचर है तो महीने का 4,80,000 11वीं का है। तो 11वीं के जो टीचर्स है वो 11वीं का जो कॉस्ट पड़ता है कॉलेज को उसमें क्लियर डाल सकते हैं। बीबीए में क्या होता है, ग्रांट मिलता नहीं है, इसलिए टीचर का पगार करीबन 15 से 20 हजार रुपया रहता है। उसके टीचर भी 11वीं 12वीं के सेम नहीं रहते क्योंकि वो लोग जो 80,000 कमा रहे हैं 15,000 के लिए काय को मेहनत करेंगे। सो बीबीए के टीचर अलग है। सो कॉलेज के जो टीचर्स है 11th के जो पगार देते हैं वो 11th के खर्चे में डालो जो कॉलेज को पड़ता है। बिकॉज कॉलेज जब सिखा रहा है तुमको, तुमसे फीस ले रहा है, तो कॉलेज का भी तो खर्चा हो रहा है ना। सो कॉलेज का जो खर्चा 11th के टीचर्स का हो रहा है वो 11th में डाल देगा, जो बीबीए में हो रहा है वो बीबीए में डालेगा। इस कंसेप्ट को एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं। लेकिन मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। क्या तुम्हारे कॉलेज में बीसीए है? बीसीए कोर्स बोलो, बीसीए कोर्स है क्या तुम्हारे कॉलेज में? बोलो, है क्या? नहीं? नहीं नहीं है। सपोज बीवाई के कॉलेज में नहीं है ना तू? नहीं बीवाई के कॉलेज में बीसीए मालूम है? मालूम है बीवाई के कॉलेज में बीसीए है? सर आम्ही नाही आहे बीवाय केला. नाही नाही, मी एग्जांपल देतोय की तू एज्युम कर की तू बीवाय के कॉलेज मध्ये आहे आणि तिकडे बीसीए आहे हे माहित आहे तुला? अच्छा ओके हाँ. फिर क्या होता है बीसीए में कि टीचर जो है 6 टीचर्स है, लेकिन बीबीए में भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। करेक्ट? बीबीए में सेमेस्टर 2 में एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो बीबीए वाले क्या करते हैं, 206 तुम्हारा नाम का सब्जेक्ट है, तुम्हाला आहे ना फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स 206। हो. तो ये जो सब्जेक्ट है, बीवाईके कॉलेज क्या बोलता है बीसीए की टीचर को, जहां पे कंप्यूटर का बेसिक्स है, कि तू एक काम कर, तू बीबीए में भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले ले, तुझे एक्स्ट्रा हम पेमेंट देंगे। सो जो बीसीए की टीचर है उसका जो पगार है 10,000, उसको बोलते हैं काम कर 15,000 ले, और तू बीबीए में भी सिखा। अब वो टीचर क्या करती है, दिन में ऐसा सोचो 4 लेक्चर लेती है बीसीए में और 1 लेक्चर लेती है बीबीए में।
तो डू यू एग्री कि उसका जो सैलरी है 15,000 पूरा का पूरा बीसीए में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका एक लेक्चर वो बीबीए में लेती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो इसका मतलब ये हुआ 15,000 रुपए में से 12,000 बीसीए में जाना चाहिए, मतलब 4/5, और 1/5 3,000 बीबीए में डालना चाहिए खर्चे में। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। कुछ खर्चे कॉमन रहते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, तुम्हारे घर का सेपरेट नहीं आता, एक साथ आता है, लेकिन ड्राइंग रूम बड़ा रहता है, मास्टर बेडरूम स्लाइटली छोटा रहता है, और स्टडी रूम उससे छोटा रहता है। सो यदि बिल आया 1,000 रुपया, तो डू यू एग्री ड्राइंग रूम बड़ा है तो ड्राइंग रूम में करीबन 500 रुपए का लिया होगा इलेक्ट्रिसिटी, और 250 मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम ने 250 लिया होगा। हम एरिया के हिसाब से वही कॉमन खर्चा अलग अलग जगह पे बांट रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक कॉलेज है, एक कॉलेज में 3 क्लासरूम है, 2 बीबीए के, एक बीसीए के, ठीक है। कॉलेज 30,000 रुपए भरता है। सो नाउ 30,000 में सिंस बीबीए का 2 क्लासरूम है और बीसीए का 1 है, तो बीवाईटी कॉलेज क्या करेगा, जो 20,000 रुपया बीबीए में डालेगा और 10,000 रुपया बीसीए में डालेगा, करेक्ट, ये इसको बांटना बोलते हैं, इस हिसाब से बांटेगा। सो इसको अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में ये फर्क है कि एलोकेशन, जैसे मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का बताया था, जब क्लियर कट है कि भाई ये ट्यूबलाइट के वर्कर्स है तो ट्यूबलाइट के खर्चे में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, ये फैन के वर्कर्स है फैन में जाएगा, जब एकदम क्लियर है तो इसको हम एलोकेशन बोलते हैं। अपॉर्शनमेंट किसको बोलते हैं, जब एक कॉमन खर्चा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रेशियो, जैसे 3 क्लासरूम है, 2 बीबीए 1 बीसीए, तो 2:1 रेशियो में बांटा, ठीक है ना, या 5 मशीन है, 4 मशीन ट्यूबलाइट के लिए, 1 मशीन फैन के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जब बिल आएगा तो 4 भाग उसका ट्यूबलाइट को जाएगा, 1 भाग फैन को जाएगा, तो इसको अपॉर्शनमेंट बोलते हैं। क्या एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट समझ में आया बेटा? यस सर। इसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में 100% पूछेंगे। सो व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। लेकिन इसमें एक ऐसा सिचुएशन है, कॉलेज में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का भी तो खर्चा जुड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? लाइब्रेरी का खर्चा भी तो होता है, वो फुकट का तो नहीं पड़ता। लाइब्रेरियन को अपॉइंट करना पड़ता है, उसके क्लीनिंग चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, बुक्स खरीदने के चार्जेस होते हैं, फाइल्स खरीदना पड़ता है, स्टेशनरी खरीदना पड़ता है, मेंटेनेंस होता है, ठीक है ना, ये सब भी तो खर्चे। बट क्या लाइब्रेरी टीचिंग में काम में आता है? द आंसर इज लगभग नहीं। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है कॉलेज को। तो डू यू एग्री कि लाइब्रेरी देखा जाए तो सर्विस डिपार्टमेंट है कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज का मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द क्लासरूम, जो कि टीचिंग डिपार्टमेंट है। फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइब्रेरी का खर्चा का क्या करें। मानते हैं लाइब्रेरियन का जो पगार है वो एलोकेशन में जाएगा, क्लियर कट लाइब्रेरी के हेडिंग। लाइब्रेरी को कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीवाईटी कॉलेज का वो खर्चा है, कि वहाँ क्या केटीएचएम कॉलेज का वो खर्चा है। सो अभी लाइब्रेरी का जो खर्चा है वो एलोकेट तो हो गया, ठीक है। क्लासरूम भी, जो बीबीए के खर्चे हैं वो भी, मतलब 3 खर्चे, बीबीए का अलग खर्चा कर दिया कॉलेज ने, बीसीए का खर्चा कर दिया अलग से, मतलब ग्रुप बना दिए कि ये भाई बीबीए, बीसीए का और लाइब्रेरी का, तीनों को एलोकेट करना बहुत इजी है, कि बीबीए के जो टीचर्स हैं वो बीबीए के हेडिंग में डालो खर्चा, जो बीसीए के टीचर्स हैं वो बीसीए में डालो, जो लाइब्रेरियन का पगार है वो लाइब्रेरी में डालो। तुमने एलोकेट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल तीनों का अलग नहीं आता, तो तुमने ऑन द बेसिस ऑफ क्लासरूम या एरिया के हिसाब से तुमने अपॉर्शन कर दिया। तो इस कंसेप्ट को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लाइब्रेरी का जो खर्चा है वो कॉलेज को बीबीए, क्योंकि कॉलेज की कमाई लाइब्रेरी से नहीं होती, कॉलेज की कमाई मेन होता है बीबीए बीसीए की टीचिंग से। सो एट द एंड ऑफ द ईयर लाइब्रेरी का जो खर्चा है वो वापस से
बीबीए और बीसीए में कुछ रेशियो के हिसाब से डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो खर्चा है लाइब्रेरी का वो है 10,000 रुपया, 70% बुक्स बीबीए के हैं, 30% बुक्स बीसीए के हैं। तो कॉलेज क्या करेगा, पहले 10,000 एलोकेट और एपर्शन करके पूरा मिलाकर खर्चा 10,000 हुआ, लेकिन फिर ये लाइब्रेरी का खर्चा वापस से बीबीए में डालना पड़ेगा, क्योंकि बीवाईके कॉलेज को आइडेंटिफाई करना है कि बीबीए चलाने में कितना खर्चा आता है और बीसीए चलाने में कितना खर्चा आता है। तो स्टार्टिंग में जो भी खर्चा एलोकेट क्लियर हो सकता है बीबीए का उसको डाला, क्लियर बीसीए का हो सकता है उसको डाला, लाइब्रेरी का क्लियर हो सकता है उसमें डाला। फिर कॉमन खर्चे जो है इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डिप्रिसिएशन, वो अपॉर्शन किया। लेकिन जब ये तीनों के खर्चे फाइनलाइज होते हैं, लाइब्रेरी अर्निंग मेंबर नहीं है, बीबीए बीसीए अर्निंग मेंबर है, सो लाइब्रेरी का खर्चा वापस से वो खर्चा ट्रांसफर किया जाता है बीबीए और बीबीएम को, उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीअपॉर्शनमेंट बोलते हैं। तो लाइब्रेरी का जो 10,000 खर्चा हुआ है, फिर क्या करता है बीवाईके कॉलेज, 70% बुक बीबीए के ना, चलो 7,000 रुपया लाइब्रेरी का बीबीए में डालो और 3,000 रुपया इसमें डालो बीसीए में, मतलब लाइब्रेरी का खर्चा माइनस किया, जीरो कर दिया और वो बीबीए बीसीए में ट्रांसफर कर दिया। सो नाउ बीबीए का ओवरऑल खर्चा एलोकेशन का जो था, अपॉर्शनमेंट का जो था और रीअपॉर्शनमेंट का था, ये तीनों मिलाकर जो बनता है। क्या रीअपॉर्शनमेंट समझ में आया? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे जो कंपनी में मेंटेनेंस होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के खर्चे होते हैं, वो वापस तुमको प्रोडक्शन में डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल तुमने ट्यूबलाइट बनाया, पंखे बनाए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने मशीन को मेंटेन किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कमाता नहीं है तुमको, ट्यूबलाइट और फैन डिवीजन कमा के देता है। सो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा वापस तुमको ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट और फैन में डालना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने ट्यूबलाइट और फैन को कितना सर्विस दिया, कितना टाइम दिया, उसके हिसाब से रीअपॉर्शन होता है। इसका मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा एट द एंड ऑफ द ईयर वहां से माइनस करेंगे, मेंटेनेंस को जीरो कर देंगे और वो खर्चा ट्यूबलाइट और फैन में बांट देंगे। खर्चा जीरो नहीं होता, खर्चा मेंटेनेंस में माइनस होके ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारे इसमें बीबीए और बीसीए या ट्यूबलाइट और फैन में। समझा? इस कंसेप्ट को रीअपॉर्शनमेंट बोलते हैं। लॉजिक इज क्लियर? लॉजिक Yes, समझ में आ रहा है? अब एक yes, sir. प्रॉब्लम ऐसा है, तुमको यदि बोला जाए कि भाई नासिक टू मुंबई जाना है, तुम लोग रहते हो मालेगांव, नासिक टू मालेगांव एक टैक्सी बुक करनी है, तो टैक्सी वाला क्या बोलेगा कि भाई वहां नासिक टू मालेगांव में पहुंचूंगा, जितना पेट्रोल खर्चा आएगा उसका 25% दे दो। ऐसा कभी टैक्सी वाला करता है? द आंसर इज नो। टैक्सी वाला तुमको सीधा बोलेगा 8 रुपया किलोमीटर, 10 रुपया किलोमीटर, ऐसा रेट कोट करेगा। करेक्ट? क्योंकि टैक्सी वाला कभी भी पेट्रोल जितना लगता है एक्चुअल में बोलेगा नहीं, तो उसका एक अंदाजा रहता है कि भाई उसका पेट्रोल कॉस्ट या डीजल कॉस्ट लगेगा 6 रुपया और उसने कस्टमर को लगाया 10 रुपया। अब ये जो 6 रुपया जो उसने लगाया है, इसमें 4-5 रुपया एक्चुअल का होगा कि ठीक है इंश्योरेंस के हिसाब से वो तो परफेक्ट है, महीने का उतना लगना है। लेकिन जो पेट्रोल का है या जो ओवरहेड्स का खर्चा है, अंदाजन जोड़ रहा है कि पेट्रोल का अंदाजन इतना लगेगा, तो वो क्या सोचता है कि अंदाज से पेट्रोल का 1 रुपया लगना चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि उसने 1 रुपया जोड़ दिया और आगे चलकर ट्रैफिक नहीं था तो 90 पैसा लगा, तो 10 पैसा ओवर एब्जॉर्ब हो गया। डू यू एग्री? उसने जो एब्जॉर्ब किया कि 1 रुपया का खर्चा है करीबन लगना चाहिए, तो उसने अंदाज से ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस 1 रुपया जोड़ दिया। ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बोलेंगे। लेकिन जब एक्चुअल वो मालेगांव पहुंचा तो पता चला कि 90 पैसा ही खर्चा हुआ, उसने जरूरत से ज्यादा कॉस्ट पकड़ लिया था, सो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ खर्चे जब तुम एस्टिमेट देते हो तो तुमको एक अंदाजन लगाना पड़ता है कि भाई तुमको उतना पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि जब भी मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है तो उसको पाव का खर्चा तो लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक अंदाज लगता है। लेकिन तुम एक चीज नोट करोगे, तुम जब भट्टी में गर्मी में तुम जब भट्टी में डालोगे तो जल्दी कुक होके बाहर निकलेगा और ठंडी में टाइम लगता है। फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्क समझ Yes, में sir. आ रहा है? तो अभी गर्मी के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा क्योंकि गर्मी ऑलरेडी है, तो भट्टी वैसे बहुत ज्यादा गर्म है, तो फटाफट उसका आउटपुट निकलेगा। लेकिन ठंडी में बहुत टाइम लगता है आउटपुट निकलने।
सो यही, और बारिश के सीजन में क्रीमेटोरियम में लकड़ी जल्दी जलते नहीं है क्योंकि गीले और मॉइस्चर युक्त लकड़ियां रहते हैं। वही गर्मी के टाइम में सूखे लकड़ियां हैं तो फटाफट जलते हैं। सो तुम्हारा जो बर्निंग कॉस्ट है गर्मी के सीजन में जो 6 घंटे में जल जाता होगा, वही बारिश के सीजन में 8 घंटा लगता होगा। फर्क समझ में आ रहा है? सेम लकड़ी जल रही है बट अलग अलग टाइम में खर्चा अलग अलग आ रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? और सेम पढ़ाई तुम एग्जाम के 1 दिन पहले अलग करोगे और एग्जाम के 15 दिन पहले अलग करोगे। अरे मैंने तो गलती किया, 15 दिन पहले तो तुम पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है ना? तो या ऐसे ले लो, हर एक सब्जेक्ट का 1 दिन पहले का टाइम अलग होगा। शायद कॉस्टिंग के लिए तुम पढ़ाई थोड़ा कम करो, लेकिन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के लिए शायद ज्यादा करो, ठीक है ना? या तो फिर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, उधर ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स का वापस से करना पड़ेगा। सो बोलने का तात्पर्य है, तुम एक अंदाज लगाते हो कि भाई एग्जाम के 1 दिन पहले हम 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल देखा 60 मिनट्स का तुमने लगाया पढ़ा कि पढ़ते हैं, लेकिन तुमने पढ़ाई किया 70 मिनट्स, ठीक है? तो जब तुमने एब्जॉर्ब 60 मिनट्स का तुमने खर्चा डाला और कम हुआ तो तुमने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया, और 60 मिनट्स का खर्चा डाला और 70 हो गया तो तुमने अंडर एब्जॉर्ब किया। फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये कंसेप्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। इसमें तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसका रखना है? एलोकेशन, फिर अपॉर्शनमेंट, फिर रीअपॉर्शनमेंट, फिर एब्जॉर्प्शन जो अंदाजन तुम खर्चा लगाते हो, उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। इस हिसाब से तुमको 1 2 3 4 5 6 कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारा ओवरहेड्स का जो चैप्टर थ्योरी का है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। यस सर।